नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और दिल्ली में क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एनल फिशर और समझेंगे बेसिकली कि आखिर ये समस्या क्या है, ये क्यों होती है, इसके होने के कारण क्या है, लक्षण क्या है, कैसे आप इसे होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हैं और जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर पूरा देखिए ताकि इससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाए, जानकारी प्राप्त कर पाएँ और लोगों की मदद कर पाएँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनल फिशर जैसे नाम से पता ही एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या है जिसमें कि मरीज को एनस जो कि बेसिकली मल द्वारा जहाँ से लैट्रिन बाहर निकलता है, वहाँ की स्किन में क्रैक पड़ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, स्किन वहाँ से फट जाती है, ब्रेक हो जाती है। क्योंकि स्किन वहाँ पे फट रही है, इसी को ही फिशर कहते हैं। और क्योंकि ये फिशर एनस में हो रहा है तो इसलिए इसको हम एनल फिशर कहते हैं। एनल फिशर जो होता है इसमें मरीज को मोस्टली जो होता है पेन होता है या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी समय के साथ नोटिस में आ सकती है। हालांकि ये कोई बहुत सीरियस दिक्कत नहीं है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट क्योंकि ये एक सेंसिटिव जगह की परेशानी है तो ये आपकी डे टू डे लाइफ में आपको परेशान कर सकती है, डिस्कम्फर्ट कर सकती है। नॉर्मली अगर आपका एनल फिशर आज का है, हाल फिलहाल का है, तो ये जो है 2 4 6 हफ्ते में हील हो जाता है। लेकिन अगर आपका एनल फिशर 7 8 हफ्ते से पुराना हो जाए तो ये क्रॉनिक हो जाता है और ऐसे में ये जो होता है टाइम टू टाइम में दिक्कत पैदा करता रहता है। दोस्तों, सिम्टम्स की बात की जाए तो बेसिकली इसके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं, इजीली टू नोट होते हैं। सबसे कॉमन होता है पेन। पेन को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपका फिशर आज का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसमें जो पेन होता है वो मान लीजिए लैट्रिन के साथ स्टार्ट होता है और लैट्रिन करने के थोड़े समय के बाद जो होता है बंद हो जाता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होता। वहीं अगर आपका फिशर बहुत पुराना है, बहुत सीवियर है, तो लैट्रिन के दौरान आपको बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत चुभन वाला, ऐसा लगता है मरीज को जैसे चाकू से कट कर गया हो, इतना तेज पेन होता है। और अक्सर जो ये पेन होता है लैट्रिन के कई घंटों तक, यानी कि 7 8 10 घंटे तक भी रहता है। यही नहीं, ये पेन जो होता है मरीज को कई हफ्तों और कई महीनों तक भी चल सकता है। साथ ही मरीज को दूसरा जो सिम्टम नोट में आता है वो होता है ब्लड। क्योंकि फिशर जो होता है इसमें आपकी एनएस की स्किन में क्रैक पड़ते हैं, तो अक्सर जो ब्लड नोट में आता है वो आपको लैट्रिन में लगा हुआ दिखता है। यानी जब लैट्रिन पास करते हैं पॉट में तो आपको दिखता है कि लैट्रिन के चारों तरफ या कहीं पर ब्लड लगा होगा। इसमें पाइल्स की तरह ब्लड ड्रॉप ड्रॉप करके नहीं गिरता, फ्री ब्लीडिंग नहीं होती। और साथ ही जो लोग टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं उनको भी बहुत ही इजिली नोटिस में आता रहता है। देन थर्ड जो सिम्टम आता है, मरीज को कट की जगह पर या एनएस के अराउंड जो होता है बहुत ज़्यादा जलन होना, इचिंग का एहसास होना, बहुत ही ज़्यादा पेन होना। और जितने ज़्यादा आपको कट्स होंगे उतना ही ज़्यादा जलन, इचिंग और पेन जो होता है हो सकता है। अगर साइंस की बात की जाए कि कैसे इसमें पता चलता है फिशर है, तो जब डॉक्टर इसको एग्जामिन करते हैं तो अक्सर उनको जो एनस है वहाँ पर कट दिख जाता है जो कि विजिबल होता है। और बेसिकली जिनको भी फिशर पुराना हो जाता है तो क्या होता है, जो ये बेसिकली स्किन होती है ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्या होता है, जब भी कट पड़ता है, हील होती है, तो वहाँ पे एक टैग बन जाता है। तो जो भी फिशर्स के पुराने मरीज है जिनको पुराना है, अक्सर उनको वहाँ पर कोई हल्की सी गांठ या टैग सा महसूस होता है। ये उसके साइंस होते हैं। दोस्तों, कारण को समझा जाए तो फिशर का सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो माना जाता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में भी लैट्रिन जो होती है, जो स्टूल होता है, उसका लार्ज होना और उसका हार्ड होना। वो इसलिए कि अगर स्टूल हार्ड होगा और अगर ये रेक्टम से एनल कैनाल से होते हुए जब एनस पे पास होगा, तो जितना ही ये लार्ज और हार्ड होगा उतना ही ज़्यादा ये वहाँ प्रेशर डालेगा, ये उस स्किन को रब करेगा। उसकी वजह से जो एनस होता है वो स्ट्रेच हो जाता है और जितना प्रेशर पड़ेगा उतना ही ज़्यादा चांस होते हैं क्रैक होने के। इसलिए जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत स्ट्रेन करते हैं स्टूल में, स्टूल हार्ड होता है, अक्सर उनको क्रैक्स होते हैं या टेंडेंसी बनी रहती है। इसके साथ ही वो हर एक कारण इंपॉर्टेंट है जो आपकी एनस या एनल स्किन को इरिटेट करे, जैसे कि रिकरेंट डायरिया या दस्त या लूज मोशन होना, जो कि किन किन बीमारियों में होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जो कि दो टाइप की होती है अगेन, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज, जिसके चलते आपको कॉलोन में इन्फेक्शन होता है और आपको इसके चलते कई महीनों या सालों तक भी बेसिकली लूज मोशन होता रहता है। साथ ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिस भी एक प्रॉब्लम है जिसमें कि अगेन मरीज को दस्त की बार बार शिकायत होती है। ये दोस्तों एक कारण होता है कि कई बार जो आपके एनस की जो ब्लड सप्लाई है, यानी जो खून की नस से वहाँ पे ब्लड पहुँचा रही है, वो सिकुड़ जाती है। ऐसा अक्सर बढ़ती उम्र में और बहुत कारणों में देखा जाता है। इसके कारण जो एनस स्टूल पास करते वक्त एक्सपेंड होता है वो उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाता, वो ड्राई थोड़ा हो जाता है। और जब स्टूल पास होता है तो एक्सपेंशन के उस प्रोसेस में
वहाँ पर क्रैक पड़ सकते हैं। और साथ ही जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है और बेसिकली डिलीवरी के दौरान जो बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, उसके कारण भी आपको जो एलनेस में जो है फिशर की समस्या हो सकती है। जैसे हमने कारण को समझा, उसी तरह कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये बहुत पुराना है, तब मैनेजमेंट का रोल थोड़ा कम हो जाता है और साथ में दवाई का रोल ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? कोशिश करें आप एनल कैनाल को ड्राई रखें, उसे प्रॉपर्ली क्लीन भी करते रहें, टाइम टू टाइम वॉश करें, सोप या माइल्ड हॉट वाटर से क्लीन करें। आप डाइट का ध्यान रखें, जिसमें कि आप अधिक से अधिक पानी पीजिए ताकि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करा जा सके। और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए आप जो है हरी सब्जियां, फ्रूट्स, फल यानी सैलेड यानी कि हाई फाइबर डाइट लीजिए। और वो चीज़ें जो कि कब्ज कर सकती हैं, जैसे कि भारी चीज़ें हो गई, तली चीज़ें, मार्केट की फ्राइड चीज़ें, नॉन वेज, जो कि कॉन्स्टिपेशन करने की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिनका, उनको आप अवॉइड करिए। और अगर आपको डायरिया की टेंडेंसी है, बड़ी दिक्कत नहीं है बट बार बार डायरिया है, पेट सेंसिटिव है, तो डायरिया के लिए ट्रीटमेंट लीजिए, या जो भी बीमारी है उसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आप फिशर जो है उसको होने से रोक सकें। दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अक्सर लोगों के मन में धारणा होती है कि फिशर को सिर्फ सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी फिशर के केसेस में बहुत इफेक्टिव होती है। और हम अक्सर देखते हैं कि हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में फिशर्स में ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आ जाता है। हाँ, अगर आपका फिशर पुराना है तो इसको पूरी तरह जड़ से ठीक होने में समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही आपको 2, 5, 10 दिन के अंदर काफ़ी राहत मिलने लगती है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि किन दवाइयों से आप इसको मैनेज कर सकते हैं या कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमने बात करी फिशर 2 टाइप का हो सकता है, एक्यूट यानी कि आपको हाल फिलहाल अभी हुआ है, तो उनमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दोस्तों, पहली दवाई आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस जो होता है, इसकी इंडिकेशन होती है या उन मरीजों को दी जाती है जो कि फैट होते हैं, चिल्ली होते हैं, कॉन्स्टिपेटेड, यानी जिनको कि बहुत शरीर में ज़्यादा फैट हो, हेल्दी हो, मोटे हो, जिनको कि ठंड ज़्यादा लगती हो, ठंड बर्दाश्त ना होती हो, सर्दियाँ बर्दाश्त ना होती हो, और जिनको कि कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि बचपन से अभी तक उनको कब्ज़ की शिकायत रहती ही है। अक्सर ग्रेफाइटिस के मरीज की जो स्किन होती है वो बहुत रफ, ड्राई, हार्ड होती है, इसलिए इनको ना ही सिर्फ एनस में फिशर होता है बल्कि नॉर्मली भी इनकी जो बॉडी की स्किन है उनमें क्रैक हो जाते हैं, यानी कि उनकी एड़ी बहुत ज़्यादा फट सकती है, बहुत ज़्यादा डीप क्रैक्स हो सकते हैं, एड़ी में से भी ब्लड आ सकता है, हार्ट ड्राई हो जाते हैं, एकदम हैंड्स उनके रफ हो जाते हैं। और यही नहीं, इन मरीजों को एनस में भी एक्जिमा होने की शिकायत हो सकती है, जिसके चलते वहाँ से उनको एक मॉइस्चर यानी कि एक गीला गीला सा एक डिस्चार्ज होता रहता है, चिपचिपा सा डिस्चार्ज होता रहता है। और अक्सर इनको एनएस के अराउंड बहुत ज़्यादा बेसिकली जलन होती है, इचिंग होती है, और जो इनकी स्वेटिंग होती है वो भी बहुत ऑफेंसिव होती है। और साथ ही ये इन मरीजों का जो लेटरिंग होती है, यानी कि जो स्टूल होता है वो भी बहुत कॉन्स्टिपेटेड होता है। इसमें जो लेटरिंग होती है वो गुच्छों में पास होती है, लम्स होते हैं जो कि आपस में चिपके होते हैं, और उनके ऊपर मरीज को जो होता है म्यूकस सा बेसिकली शाइन करता हुआ दिखता है। दूसरी दवाई आती है पियोनिया। पियोनिया का जो होता है एनएस पे, यानी कि जो मल द्वार है, यहाँ पर बहुत इफेक्टिव एक्शन होता है। इन लोगों को फिशर के साथ साथ जब आपको लगे कि कॉन्स्टिपेशन है और इसमें मरीज को एक्सक्रूशिएटिंग यानी बहुत ही अनबेरेबल चुभन तेज दर्द हो, ये दर्द जो होता है लैटिन करने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक रहता है। और साथ ही जिन मरीजों को फिशर है और साथ में फिस्टुला है या पाइल्स है, और साथ ही एनएस के अराउंड अल्सर हो रहे हैं, फिशर हो रहा है, और अल्सर्स में से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो बदबूदार है, और बेसिकली एनएस के अराउंड पपड़ी जम रही है, क्रस्ट जम रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है रेटेनिया। पियोनिया की तरह रेटेनिया का भी बेसिकली एनस और रेक्टम की बात करें, इस पर बहुत ही इफेक्टिव रोल होता है। अक्सर इन मरीजों को जो होता है, इनको एनस में ऐसा दर्द होता है, यानी कि फिशर में ऐसा दर्द होता है जैसे वहाँ पर कोई ग्लास के यानी शीशे के छोटे छोटे टुकड़े टूटे हुए वहाँ फंस गए हैं, इस तरह से चुभन होती है, या किसी ने चाकू से वहाँ कट मार दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मरीज को कितना तेज़ और बिल्कुल अनबेरेबल पेन होता है। अक्सर ये जो दर्द होता है लैट्रिन करने के बाद भी काफ़ी देर तक रहता है, और इनको ऐसा लगता है जो मल द्वार है, एनल कनाल है, वो सिकुड़ गई है। इसके चलते उनको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, जितना ज़ोर लगाते हैं उतना ही दर्द बढ़ता है, और स्टूल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका होता है, और बहुत मुश्किल से जिसमें जो होता है स्टूल पास होता है। ऐसे में अगर इन लोगों को फिशर्स पर ठंडा पानी लगे तो इन्हें कुछ समय के लिए राहत मिलती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो आती है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अक्सर ये उन जगहों अफेक्ट करती है जहाँ पर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जंक्शन होता है। जैसे कि आप अपने आईज का कॉर्नर, लिप्स के कॉर्नर देखिए, तो यहाँ पे स्किन आपकी बाहर एंड होती है, और बेसिकली अंदर जो है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह एनएस पे भी यही होता है, और यूरिनल ओपनिंग में भी यही होता है। तो यानी कि इन जगहों पर अगर क्रैक्स होता है,
यानी कि आपको लैट्रिन की जगह पर फिशर हो जाए, तो एनस में दर्द हो, इसके चलते आपको जलन हो, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो, तो इसमें नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि मरीज को सॉफ्ट स्टूल पास करने पर भी कट पड़ जाते हैं, और ऐसे में जब भी उनको कट पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। जितना ज़्यादा कट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा मरीज को जो होता है इसमें पेन होता है। साथ ही इन मरीजों को लैट्रिन के काफ़ी देर के बाद भी दर्द महसूस होता रहता है। यहाँ पर इनको जो होता है पेन के साथ ब्लीडिंग होने के चांस भी बने रहते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है थूजा। थूजा अगेन फिशर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें आपको जो पेशेंट है इसमें दोनों टाइप का स्टूल दिखता है, यानी कि इसको मरीज को जो स्टूल होता है एक सेम टाइम पर वो बहुत ज़्यादा पहले तो हार्ड होगा, उसको कॉन्स्टिपेटेड होगा, वो काला एकदम जला हुआ ऐसा लगेगा, ब्लैक कलर का ऑयली होगा, ऑफेंसिव होगा, और साथ ही उसके साथ जो है थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि एक्सप्लोसिव, यानी कि पेट में आपको गुड़गुड़ होता है, गर्गलिंग साउंड होते हैं, और उसके साथ ही आपको लूज वाटरी स्टूल पास होता है एक पूरे फोर्स के साथ, जो कि ग्रीन कलर का हो सकता है, ग्रास ग्रीन, और उसमें भी जो होता है ऑफेंसिव स्मेल होती है। इसके साथ ही मरीज को जो होता है ऐसे में फिशर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिशर के साथ अगेन पेन होता है, इचिंग होता है। जब आपको लगे कि मरीज को फिशर है और फिशर के साथ उस जगह पर मस्या है, कोई ग्रोथ है, तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, बट याद रखिए ये मेडिसिन उन केसेस में इफेक्टिव ज़्यादा है जिनमें कि मरीज को फिशर हाल फिलहाल का है, हफ्ता 10-15 दिन पुराना है, तो आप ये दवाई सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। हालांकि मैं ये एडवाइस करता हूँ कि होम्योपैथी एक वेल प्रूव्ड और बहुत ही डीप साइंस है, तो जब भी कोई बीमारी हो तो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करिए और हमेशा नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से डिस्कस करके ही ट्रीटमेंट लीजिए। और कैसे लेना है इसको, आपको जो है सप्ताह में एक बार लेना है, यानी कि अगर मैं आज की बात करूं तो आप इसको आज लेंगे, फिर 200 पोटेंसी में 2 बूंदे आधे कप पानी में, और उसके बाद आप 14 दिन बाद देखिए कि आपकी तबीयत में कैसा है। अगर आपको लगता है आपकी तबीयत में सुधार है और फ़र्क बना हुआ है, तो आप इन दवाइयों को कभी रिपीट मत करिए, भूल जाइए। अगर आप इसको ऐसा सप्ताह में 2 बार ऐसे रिपीट कर चुके हो 2 वीक्स तक लगातार, और उसके बाद भी कई बार आपको लग रहा है कि आपको 1-2 बार रिपीट किया और फ़र्क नहीं आ रहा, तो आप फिर आप रिपीट नहीं करेंगे। आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलिए, अपना केस डिस्कस करिए और बेसिकली उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग चलिए। साथ ही जिन लोगों को क्रॉनिक फिशर है, मैं ये एडवाइस करूँगा आप ये ट्रीटमेंट मत लीजिएगा। आप केवल अपने नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाई लीजिएगा, क्योंकि क्रॉनिक फिशर्स में जो होम्योपैथी की अप्रोच होती है वो एकदम चेंज हो जाती है। तब हमें बिल्कुल डीप स्टडी करना होता है। तब सिर्फ पेशेंट के या बीमारी के सिम्टम इंपॉर्टेंट नहीं रहते, बल्कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो उनका पूरा शरीर की एक समझ हमें लेनी पड़ती है, जिसमें कि उनकी बीमारी की एक पार्ट होता है, फैमिली हिस्ट्री समझना पड़ता है, उनका पर्सनल एक फिजिकल जर्नल होता है जिसमें कि बॉडी के काम करने के तरीकों को समझना पड़ता है, और बेसिकली उनका जो है एक हमें नेचर बिहेवियर को भी समझना पड़ता है, जो कि एक डीप स्टडी है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको क्रॉनिक फिशर है तो अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले और अपना केस डिस्कस करें, या आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो कोशिश है जिसके द्वारा मैं आपको एनल फिशर समझा पाया हूँ वो सफल रही होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपका डर कम हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सी मेडिकली ऑथेंटिक वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपका कोई सुझाव कमेंट है तो ज़रूर छोड़िएगा, मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें सेहत का और अपने परिवार का।